हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, यहाँ पर हम साइंस के घटना चक्र को डिस्कस कर रहे हैं। साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करना होता है। अगर बात करें प्रश्न की, तो सबसे ज़्यादा प्रश्न आपसे बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए आपको बायोलॉजी को पहले और अच्छे से इसको कवर करना है। देन हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम बायोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। इस पर आपकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है, उस क्लास को भी आपको देख लेना है और इसकी घटना चक्र की प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साइंस के घटना चक्र के अलावा हम पॉलिटी और ज्योग्राफी के घटना चक्र को भी डिस्कस कर रहे हैं। इनकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को कहते हैं। आपको बताना है कि वृद्धावस्था के बारे में अध्ययन करने को क्या कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, जेरेंटोलॉजी। तो जेरेंटोलॉजी क्या है? जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का एवं काल प्रभावन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक पहलुओं के अध्ययन की विद्या है। इसके अलावा देखिए, आपको यहीं पर नहीं रुक जाना है, आपको ध्यान देना है बाकी के जो ऑप्शन हैं। आपसे यहाँ पर पूछा गया था ओंकोलॉजी, टेरेंटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, तो आपको ये भी पता करना है कि ये किस चीज़ के अध्ययन से संबंधित है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन हो सकता है अगली बार यहाँ से पूछ लिया जाए। चलिए देखते हैं इनका क्या मतलब होता है। देखिए, दूसरा टर्मिनोलॉजी है आपके सामने ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका टेरेंटोलॉजी। टेरेंटोलॉजी शारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का अध्ययन है। नेक्स्ट है आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जंतु विज्ञान की वह शाखा है जिसके तहत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो पक्षियों का अध्ययन किसके तहत किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी के तहत। इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को कहते हैं। फिर से रिपीटेशन है क्वेश्चन की। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, जेरेंटोलॉजी। 23 क्वेश्चन है आपके सामने, पैडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। तो पैडोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह आपका मिट्टी के अध्ययन से संबंधित होता है। आपको याद रखना है, पैडोलॉजी मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। देखिए, पैडोलॉजी के अंतर्गत मृदा निर्माण, मृदा के प्रकार इत्यादि का अध्ययन करते हैं। मृदा एक भौतिक घटक है, फिजिकल फैक्टर है, जिससे हर पौधे कच्चे पदार्थ के रूप में जल एवं खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मिट्टी भौतिक चट्टान के अपक्षय के द्वारा निर्मित होती है। 24 क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन आपका ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ओरोलॉजी। ओरोलॉजी के तहत हम पर्वतों का अध्ययन करते हैं। तीसरा है आपका सेरोलॉजी। सेरोलॉजी के तहत रुधिर सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। और नेक्स्ट है आपका जियोलॉजी। जियोलॉजी के अंतर्गत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना तथा उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन करते हैं। 25 क्वेश्चन है आपका, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑस्टियोलॉजी। इसे आपने पहले भी देखा था। 26 क्वेश्चन है, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, सर्पेटोलॉजी। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना सर्पेटोलॉजी कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सर्पेटोलॉजी के तहत सर्पों का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। तो हर्पेटोलॉजी ये आपकी एक अलग टर्मिनोलॉजी है। तो आपने देखा, हर्पेटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? इसके अंतर्गत हम उभयचरों तथा सरीसृपों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी के तहत हम पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इक्तियोलॉजी। इक्तियोलॉजी के तहत मछलियों का अध्ययन किया जाता है। इसे आपको याद रखना है। 27 क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बेमेल है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, साइकोलॉजी। देखिए, यहाँ पर आपका फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी यह जीव विज्ञान से संबंधित विद्याएं हैं, जबकि साइकोलॉजी मनोविज्ञान या इनसे अलग विद्या है। इसीलिए ये आपका यहाँ पर बेमेल होगा। 28 क्वेश्चन आपके सामने है, काफी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें खनिज पोषक तत्वों के विलयन के प्रयोग द्वारा जल में पौधों को उगाया जाता है। यह पौधों को उगाने की ऐसी विधि है जिसमें भूमि में पौधे नहीं उगाए जाते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका साइंस का पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। यह चैप्टर आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर सीखा है। आप देख सकते हैं अभी दूसरा चैप्टर है आपके सामने जैव विकास। जैव विकास चैप्टर भी, यह टॉपिक भी आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। चलिए फिर अभी इसे देखते हैं, जैव विकास से किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखते हैं सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसको पूरा स्क्रीन पर लाते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से कौन सी गैस प्राचीन यानी कि आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से अनुपस्थित थी। तो कौन सी गैस पृथ्वी के प्राचीन वायुमंडल में अनुपस्थित थी, ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, ऑक्सीजन। आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन प्राचीन वायुमंडल से अनुपस्थित थी। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस नगण्य या अनुपस्थित थी, जबकि मीथेन, CH4, अमोनिया, NH3, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 आदि गैसें उपस्थित थी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। सही आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए होगा, नील हरित शैवाल। तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्न में से किस पर आधारित है। आपको बताना है डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद निम्न में से किस पर आधारित है। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, तीसरा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और चौथा है उपयुक्त सभी। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। तो आपको याद रखना है डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर आधारित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार्ल्स डार्विन, यह इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वरणवाद या फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में छपी है। डार्विन का प्राकृतिक वरणवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर आधारित है। इन्हें आपको ध्यान रखना है। पांचवा क्वेश्चन है आपका, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है। तो यह पुस्तक है आपकी डार्विन की। यहाँ पर आप देख सकते हैं, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। सही आंसर ऑप्शन बी है, डार्विन ने। यह आपको पता चल गया। सेवंथ क्वेश्चन है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, लैमार्क। जैव विकास को सर्वप्रथम लैमार्क के द्वारा समझाया गया था। देखिए जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक हैं लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजी में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। 8 क्वेश्चन है आपका, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रिज के द्वारा किया गया था। देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत यानी कि म्यूटेशन थ्योरी को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी व्रिज ने
दिया था। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेंट कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया था। 9th क्वेश्चन है आपके सामने, दो सूची दी गई हैं। एक तरफ आपके सामने है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है, विकास का सिद्धांत किसने दिया है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना और ओपेरॉन अवधारणा। तो इनका आपको सही मिलान करना है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यहाँ पर आप सही सुमेलित देख सकते हैं। देखिए, उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन की थ्योरी आपकी ह्यूगो डी व्रिज ने दी है, इन्हें अच्छे से याद कर लेना है। विकास का सिद्धांत आपको पता है डार्विन ने दिया है। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना यह आपकी बीडल और टैटम ने दी है, इसे आपको देखना है। ओपेरॉन अवधारणा यह जैकब और मोनोड ने दी है। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, प्राकृतिक वरण। देखिए, जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वरण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों जीनोटाइप्स तथा एलिलो जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। 11वां क्वेश्चन है आपका, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। तो जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को हम अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाने की थ्योरी से स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग यूज एंड डिसयूज के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? सही आंसर है ऑप्शन ए, चीता। चीता के बारे में ऐसा कहा जाता है। देखिए, चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन था? सही आंसर ऑप्शन बी है, क्रो-मैग्नोन मानुस। क्रो-मैग्नोन मानुस आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्रो-मैग्नोन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसैपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसैपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नोन का शरीर गठा हुआ लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा था। इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। 14 क्वेश्चन है आपके सामने, एक शब्द है डेनिसोवन। तो डेनिसोवन शब्द कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? आपको याद रखना है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। यह एक आदि मानव स्पेसीज थी, एक आदि मानव जाति थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन बी है। देखिए, डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनके पूर्वी एशिया तक विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा की गई। घोषणा 1 मई 2019 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है आपके सामने, ऑर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो ऑर्कियोपेटेरिक्स क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, यह जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। तो ऑर्कियोपेटेरिक्स आपका जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है, इसे आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऑर्कियोपेटेरिक्स जुरेसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरेसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था, जिसमें सरीसृपों की भांति यानी कि रेप्टाइल्स की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है।
16वां क्वेश्चन है आपके सामने, आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? अभी हमने देखा था कि यह सरीसृप व पक्षी के बीच की एक योजक कड़ी है। 17वां क्वेश्चन है, मैमथ पूर्वज है। आपको बताना है कि मैमथ किसका पूर्वज है? कुत्ते का, ऊंट का, हाथी का, घोड़े का? सही आंसर ऑप्शन डी है, हाथी का। मैमथ आपका हाथी का पूर्वज है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है और यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। 18वां क्वेश्चन है, डायनासोर थे। तो डायनासोर क्या थे? सही आंसर ऑप्शन डी है, मेसोजोइक सरीसृप। तो डायनासोर आपके मेसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत आते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनासोर विशालकाय सरीसृप रेप्टाइल्स थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाव्य में थे, यानी कि मेसोजोइक एरा में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों, ट्राइसिक कल्प, जुरेसिक कल्प और क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर, पुष्पीय पादपों, स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरों सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्ति हुई। 19वां क्वेश्चन है आपका, डायनासोर रहे। सही आंसर है ऑप्शन सी, मेसोजोइक युग में। तो डायनासोर आपके मेसोजोइक युग में थे। 20वां प्रश्न है आपके सामने, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, सैलामेंडर, अजगर और कंगारू। तो यह जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम यहाँ पर दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो दूसरा चैप्टर था जैव विकास, वो आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और तीसरा चैप्टर आप देख सकते हैं, तीसरा चैप्टर है आपका वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। ये चैप्टर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ये चैप्टर में क्या है, किस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।